वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा ये फोर्थ लेक्चर है डिफरेंशिएबल मैनीफोल्ड्स के ऊपर। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी और एक टेंजेंट वेक्टर वाला टॉपिक डिस्कस किया था। तो आज फोर्थ लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर फील्ड। तो अब इस वेक्टर फील्ड की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है मैंने कि मेरे पास कोई मैनीफोल्ड है m जिसका कोई पॉइंट है p और p पॉइंट का एक टेंजेंट वेक्टर दिया हुआ है x जो कि किस में बिलोंग करता है, टेंजेंट स्पेस में, जिसको हम डिनोट करते हैं टीपीएम के साथ। ठीक है, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि एक स्मूथ मैपिंग p और उसी के टेंजेंट वेक्टर xp के बीच में। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फील्ड, किसके ऊपर, मैनीफोल्ड m के ऊपर। ठीक है, जिसको हम लोकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब लोकली हम लोग x को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में, दैट इज xi इंटू कर्ल डिवाइडेड बाई कर्ल xi। ठीक है, जिसमें x1 अप टू xn मेरे लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर्म करते हैं, किसके ऊपर, एक ओपन सेट u के ऊपर, और वो u किसका ओपन सेट है, मैनीफोल्ड m का। और मेरे पास जो xi है दैट इज i वेरीज फ्रॉम 1 to n। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ x, यानी कि ये क्या हो गए, कंपोनेंट्स ऑफ x हो गए, किसके विद रिस्पेक्ट टू, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू। ये रहा मेरे पास मेरा कंपोनेंट किसका, x का, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, और ये जो i है मेरा वेरी करेगा फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ x आर कॉन्टिन्यूअस और ऑफ क्लास CR ऑन U। तो अब कंपोनेंट्स ऑफ x कौन से थे, xi, कि अगर सारे के सारे xi मेरे कॉन्टिन्यूअस होंगे किसके ऊपर, क्लास CR के ऊपर, जो कि किसकी है, ओपन सेट U की, तब हम लोग x को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस ऑफ क्लास CR ऑन U। ठीक है, अब इफ x इज कॉन्टिन्यूअस और ऑफ क्लास CR, अगर अब बात की थी हमने ओपन सेट U के ऊपर, पर अगर अब वो m के हर एक पॉइंट के नेबरहुड में अगर कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर हम लोग x को क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस और ऑफ क्लास CR ऑन m। ठीक है, तो द सेट ऑफ ऑल C इन्फिनिटी वेक्टर फील्ड। अब तो एक ही वेक्टर फील्ड की बात की थी जो कि पॉइंट P के साथ था, अब एक से ज़्यादा हो गए तो C इन्फिनिटी वेक्टर फील्ड। ठीक है, मैनीफोल्ड M के ऊपर, तो हम लोग इसको किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, XM और D'(M). ठीक है, ये दोनों ही नोटेशंस किसके लिए है, वेक्टर फील्ड के लिए। तो आगे हम लोग क्वेश्चंस में इन्हीं दो नोटेशंस की हेल्प से थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है जो कि एक तरीके की थ्योरम ही है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि x और y मेरे पास कोई दो वेक्टर फील्ड्स हैं, ठीक है, और f है जो मेरा वो C इन्फिनिटी मैनीफोल्ड में से बिलोंग कर रहा है। तो जो मेरा सम होगा x एंड y का, उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ब्रेक करके, और जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट्स का ही चेंज हुआ है ना बस यहाँ पे, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इन्हीं दो डेफिनेशंस को यूज़ करके मुझे ये प्रूव करना है कि जो मेरा सम है और प्रोडक्ट है वो भी वेक्टर फील्ड्स ही होंगे। ठीक है, तो अब प्रूफ, तो इसके प्रूफ में इन्होंने कैसे किया कि हमने थर्ड लेक्चर में किया था टेंजेंट स्पेस वाले टॉपिक में कि लिनियरिटी और लीबनिज़ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सेम वही प्रॉपर्टीज़ अब इस थ्योरम में भी लगेंगी। सबसे पहले हम लोग सम के लिए प्रूफ करेंगे, तो लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाते हैं। ठीक है, जिसमें मेरे ए और बी क्या हो गए, दो रियल्स हो गए, और ए और बी कोई कांस्टेंट्स हैं रियल, और जी और एच ये सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड में से बिलोंग कर रहे हैं। तो मैंने पहले तो इनको ब्रेक कर लिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर दोबारा ये लोग ब्रेक हो गए, और उसके बाद फिर ए वाले एक साथ कर लिए, बी वाले एक साथ करके कॉमन वैल्यूज़ निकाली और इक्वेशन मान आ गई। सिमिलरली अब लिबनिज़ की कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो जी और एच लिया मैंने पहले, इनको ब्रेक किया, फिर इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फिर जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको एक साथ किया, और इस तरीके से सॉल्व करने के बाद मेरे पास मेरी इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, जिससे ये क्लियर हो गया कि, तो अब इन दोनों से ये चीज़ क्लियर है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ये क्लियर है कि x प्लस वाई है मेरा वो वेक्टर फील्ड है। तो इसी तरीके से हम अब दूसरे के लिए प्रूफ करेंगे। तो यही चीज़ दी हुई थी मुझे, पर अब मुझे यहाँ पे डेफिनेशन लगानी है किसकी, इस चीज़ की। अब अगर ध्यान से देखो तो एफ एक्स और जी यहाँ पे है, तो एफ बाहर और ब्रैकेट में सिर्फ एक्स और जी हो गया। उसी तरह से अब एफ यहाँ पे बाहर,
एक्स और ये वाली ब्रैकेट एक साथ हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक किया, तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद फिर आगे इसको सॉल्व किया। कॉमन फैक्टर थे जो उनको बाहर निकाला, मतलब इसी फॉर्म में बनाना है जो डेफिनेशन में गिवन है। तो इससे मेरी इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे सेम प्रोडक्ट वाले केस में करेंगे हम लोग, सेम वही डेफिनेशन अप्लाई हुई, फिर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करने के बाद मेरे पास इक्वेशन 4 आ गई। तो अब थर्ड और फोर्थ से ये चीज़ क्लियर है कि मेरे पास जो fx था वो भी एक वेक्टर फील्ड हो गया। तो अब एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे पास कि मेरे पास एक मैनीफोल्ड है m जिसकी डायमेंशन है n। तो हम उस मैनीफोल्ड m को पैरेललाइजेबल कब कहेंगे? If there exist n differentiable vector fields which are linearly independent at every point of m, यानी कि मेरे पास अगर डायमेंशन n है तो मेरे पास n ही डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड्स लाए करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, जो कि सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे मैनीफोल्ड के हर पॉइंट के लिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेललाइजेबल। एक मैनीफोल्ड m है जिसकी डायमेंशन है n, उसको पैरेललाइजेबल हम लोग तब बोलेंगे अगर हमारे पास जितने डायमेंशन का मैनीफोल्ड है यानी कि n, उतने ही डिफरेंशिएबल वेक्टर फील्ड्स एग्जिस्ट करेंगे। सारे के सारे वेक्टर फील्ड्स आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, किसके ऊपर? m यानी मैनीफोल्ड के सभी के पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं उतने सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो अब मेरे पास एक एक्सरसाइज है यहाँ पे जिसमें हमें क्या प्रूफ करके देना है कि मेरे पास जो ये एक्स वाई है ये एक वेक्टर फील्ड नहीं है। एक्स वाई की डेफिनेशन क्या दी है इन्होंने, ठीक है। पहले अब वो देख लेते हैं क्योंकि इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हमें हमारा सोल्यूशन ही प्रूफ करके देना है। तो एक्स वाई इंटू एफ, इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? एक्स अलग और वाई और एफ एक साथ करना है, और हमें यही प्रूफ करना है कि जो ये एक्स वाई है ये एक वेक्टर फील्ड नहीं है। तो अब इसका सोल्यूशन में क्या है कि एफ और जी मेरे पास कोई दो फंक्शंस है जो कि सी इन्फिनिटी मैनीफोल्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी मेरे पास रियल है। सेम लिनियरिटी और लीबनिज़ कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले लिनियरिटी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो एक्स वाई, ठीक है, इंटू दिस, ये डेफिनेशन लगाओ, ऊपर एक्स अलग, वाई और ये ब्रैकेट एक साथ कर ली, ब्रेक किया, ठीक है, फिर से ब्रेक किया एक्स के साथ, उसके बाद इस फॉर्म में लिखना है इसको वापस से। तो अब ए और बी तो मेरे पास कांस्टेंट है तो वो लोग बाहर हो गए, एक्स और वाई एक साथ हो गए और एफ बाहर, यहाँ से एक्स और वाई एक साथ हो गए और जी बाहर। इट मीन्स यही डेफिनेशन दोबारा बन गई यहाँ पे। इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन तो प्रूफ हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेम डेफिनेशन अप्लाई किया, एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल लगा, ब्रैकेट ओपन की, अब दोबारा से इन दोनों पे अलग अलग से प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जब इन सबको सॉल्व किया चारों वैल्यूज़ को तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। तो अब ये एक कंडीशन तो नहीं बन रही ना मेरे पास, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी नहीं आ रही मेरी लेफ्ट हैंड साइड। तो इट मीन्स मेरी जो सेकंड कंडीशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो clearly the second condition of the definition of a vector field is not satisfied, hence xy is not a vector field, ठीक है। तो कहते हैं अब सेकंड कंडीशन से ये प्रूव हो गया कि जो एक्स वाई है वो एक वेक्टर फील्ड नहीं है। तो सिमिलरली कहते हैं वाई एक्स के लिए भी आप इसी सेम तरीके से प्रूव कर सकते हो कि वो भी एक वेक्टर फील्ड नहीं होगा। तो अब पिछली एक्सरसाइज में हमने प्रूफ किया कि एक्स वाई है वो एक वेक्टर फील्ड नहीं है। तो सिमिलरली हमें वही सेम कंडीशन प्रूव करनी है इस एक्सरसाइज में भी, बट विद द हेल्प ऑफ लोकल कोऑर्डिनेट्स नाउ। तो सोल्यूशन में क्या है, मेरे पास लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अभी डिस्कस भी किया कि हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से एक्स मेरे पास एक्स आई इंटू कर्ल बाई कर्ल एक्स आई हो गया, और जो वाई है वो क्या हो गया, ईटा जे इंटू कर्ल बाई कर्ल एक्स जे, ठीक है। किसके लिए? मेरे पास लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है मेरा, x1 x2 अप टू xn, और ये लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किसके ऊपर है, ओपन सेट u के ऊपर जो कि मैनीफोल्ड m का है। एक्साई आई और ईटा जे ये दोनों क्या हो गए, कॉम्पोनेंट्स ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट टू, मेरे पास लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो ये मेरी डेफिनेशन थी एक्स वाई की, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखी। तो अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मैंने सब्सटीट्यूट की, सब्सटीट्यूट करने के बाद एक्साई आई को एक साइड पे रखा और
जो कर्ल बाय कर्ल एक्स आई है उसको एक साइड पे किया। अब इनके ऊपर यूवी रूल लगाया। यूवी रूल लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन की, एक्स आई को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये मेरे पास कंडीशन आएगी, ठीक है। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये मेरे पास मेरी अब राइट हैंड साइड आ गई। तो अब इससे क्या क्लियर होता है कि इसमें एक सेकेंड ऑर्डर डिग्री टर्म आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि जो मेरा एक्स वाई है वो एक वेक्टर फील्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सेकेंड ऑर्डर की डिग्री आ रही है। तो यही प्रूव करना था, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा वेक्टर फील्ड का टॉपिक भी ख़त्म हो गया। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है या कोई भी पोर्शन ऐसा है जो आप चाहते हो कि मैं लिख के एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।